डायरेक्ट दिवाली का सीन आता है और पापा उससे बस ये पूछते हैं, बेटा तेरी पुत्र कब की फ़्लाइट है और सारा की फ़्लाइट कब की अजमेर की। तो समझ नहीं पाता सारा की फ़्लाइट क्यों पूछ रहे हैं। अब वो घर में अपने बड़े भाई से कहते हैं, अनुपम खेर जी से, वो जिद पकड़ लेते हैं कि हमें जो है दिवाली हॉलीडेज़ पे मिलने जाना है। वो कहते हैं क्यों? बोले भाई कभी ना कभी तो बताना ही है। बोले वो ओपन माइंडेड नहीं हुए? बोले अरे बेंगलोर में अपनी बेटी को उन्होंने 1 महीने के लिए भेज दिया इंटर्नशिप के लिए, तो ओपन माइंडेड नहीं होंगे क्या वो लोग? अब ताऊ जी किसी भी तरह उन्हें रोकना चाह रहे हैं, नहीं तू वहाँ पे नहीं जाएगा, नहीं मैं जाऊँगा, तू मेरे बिना नहीं जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो ठीक है आप नहीं जाओगे तो मैं तो चला जा सकता हूँ, मैं जाऊँगा, मैं तुझे अकेले नहीं भेजूँगा, तो मैं बीना को साथ लेके जाऊँगा, मतलब जाएगा ज़रूर। हाँ खैर वो जिद पकड़ लेते हैं। फिर पापा एक इमोशनल डायलॉग बोलते हैं कि देखो आदि हमारे साथ रहे ना रहे अपनी जॉब के कारण, पर मुझे सुकून तो रहेगा कि उसका ध्यान रखने वाला कोई आ गया है, कोई उसका सही जीवन साथी मिल गया है। जब हम उसके साथ नहीं होंगे तब वो तो उसके साथ होगी। इस तरह का इमोशनल डायलॉग, और ताऊ जी को मानना पड़ता है कि दिवाली पे हम उसके यहाँ पे जाना है। अच्छा इस दौरान ना मैं आपको 2 डायलॉग और बताने भूल गया, बहुत मज़ेदार हैं। जब वो पापा और बड़े भैया आपस में आर्ग्यू कर रहे होते हैं, तू नहीं जाएगा, तो कहते हैं कि तू किस हक से जाएगा? वो कह देंगे ये हमारे अजमेर में कोई डीलर था, उसके यहाँ मिठाई देने आए थे, तो सोचा आपसे भी मिल लिए। शादी के लिए नहीं जा रहे हैं, बस मिलने इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। बोले बड़ी दिवाली के दिन, बोले बड़ी दिवाली के दिन पूजन होता है, बोले सुबह को चले जाएंगे, सुबह को हनुमान जी की पूजा होती है, तो छोटी दिवाली को चले जाएंगे। छोटी दिवाली में शाम को दिए जलाए जाते हैं, तो सुबह को चले जाएंगे, पर जाएगा ज़रूर, हाँ जाऊँगा। वो इस तरह से उसमें ये वाला डायलॉग भी रहेगा। अब वो एयर फ्लाइट में है आदि, ताऊ जी उसको फ़ोन करते हैं, तो उसका फ़ोन मिल नहीं रहा फ़्लाइट की वजह से, तो वो पैनिक में है ताऊ जी। जैसे ही उसका फ़ोन लगता है, कहाँ था तू? आसमान में था। आसमान में क्या कर रहा था? ताऊ जी फ़्लाइट में था। तो ऐसे दोस्तों छोटे छोटे सीन ना मैंने इसमें बहुत सारे लिखे हुए हैं। ये इन्हीं चीज़ों से हंसी आएगी, यार तेरे बाप ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है, तेरे पापा ने। ऐसी तो स्टाइल है अनुपम खेर जी का। क्या हुआ? दिवाली पर सारा के पूरे परिवार से मिलने के लिए अड़ गया तेरा बाप। मैंने बहुत कोशिश कर ली। खैर वो भी पैनिक में जाता है कि अब मैनेज कैसे होगा। खैर वो घर पे आता है, वो नॉर्मल वेलकम होएगा, उसका आशीर्वाद लेगा मेरा, और वो उसका मुंह तो लटका हुआ, तो मम्मी बीच में टोकती हैं, तो मेरे बेटे को आधा ही करके छोड़ेंगे। अब पापा तो सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं उसको बिठाने के बाद कि बेटा ऐसे ऐसे हमारा प्रोग्राम है, हम चाहते हैं। वो कहता है कि पर क्यों अभी क्यों मिलना? वो कहते हैं हम चाहते हैं MBA ख़त्म होने से पहले पहले तुम्हारी शादी का रिश्ता पक्का हो जाए, और MBA ख़त्म होते ही जॉब, तुम जहाँ भी जाओगे, उन्हें अभी तक नहीं पता है वो US में जाएंगे, तो जॉब ख़त्म होने से पहले ही तुम्हारी हम शादी करके तुम्हें भेजेंगे। तो वो ना उसका सिर झूम रहा है कि अब होगा क्या आगे। बेटा तुम्हें ठीक नहीं लग रहा? वो लोग तुझसे बहुत ज़्यादा काम करा रहे हैं स्कूल कॉलेज में। हाँ मैं ठीक नहीं लग रहा। तो उसको गर्म दूध पिला के उसको सुला देते हैं। फिर वो पापा ना ताऊ जी को पकड़ लेते हैं। मैं क्या कह रहा था भाई साहब, हम ऐसे ऐसे करेंगे। ताऊ जी आज मैं भी फ्रेश नहीं हूँ। हाँ भाई जी आप मुझे फ्रेश नहीं लग रहे हो भाई साहब, आप भी गर्म दूध पी कर सो जाओ। हाँ मैं भी गर्म दूध पी कर, कॉम्बीफ्लेम दूँ? नहीं। सिर दबाऊँ? नहीं। डिस्प्रिन दूँ? नहीं। बस तू मुझे छोड़ दे, मैं थोड़ा सा आराम करना चाह रहा हूँ। पापा वो उसके ऐसे पीछे पड़ जाते हैं। खैर शाम को आदित्य उठता है और ताऊ जी के सीधा ड्राइंग रूम में जाता है और उन्हें अपना वो प्लान बताता है कि ताऊ जी मेरा ऐसे ऐसे प्लान है, मैंने एक रास्ता खोज लिया। हाँ बेटा तूने प्यार जो करा रास्ता तू खोज ही लेगा, बोल। ताऊ जी आप मेरा साथ नहीं दोगे? तो वो उसे वचन देते हैं कि देख जब तक मेरे से जो कुछ होगा लास्ट तक अंत तक मैं तेरा पूरा साथ दूंगा, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। तो वो उनको वही प्लान बताता है जो उन्होंने सारा को बताया था आदित्य ने, कि भाई मैं ऐसे ऐसे शादी कर लूँगा, कह दूंगा ये प्रेग्नेंट थी, इसे इसकी इज्जत बचाने के लिए मैंने इससे शादी कर ली, और मुझे बाद में पता चला ये ऐसे ऐसे ये मुस्लिम है, मैं भी इसी बहकाए में इससे शादी कर गया, और उसके बाद मेरी जॉब लग जाएगी, हो सकता है मैं इंडिया भी छोड़ के चला जाऊँ। अरे वो तब तो ठीक है, ये तो आइडिया अच्छा है, पर अब दिवाली पे क्या होगा? वो ही तो बता रहा हूँ ताऊ जी। तो वो उनके कान में कुछ बताता है फुसफुसा के। तो जब वो बता रहा होता है तो अनुपम खेर जी, उसके ताऊ जी एकदम से, तेरा दिमाग खराब हो गया है? पहले तो मैं इसका तेरे कहने से यानी मैं सारा के घर वालों से समझाऊं, उन्हें मनाऊं शादी के लिए, फिर उन्हें मनाऊं कि वो अपने घर के और ट्रांसपोर्ट कंपनी के सबके नाम हिंदू नाम पे कर दें, चेंज कर दें। तेरा दिमाग खराब हो गया? तू अपनी तो मुंडी उड़वाएगा, साथ में मेरी मुंडी भी उड़वाएगा। ताऊ जी वो केवल जब पापा वहाँ जाएंगे और तुझे लगता है वो तेरी और मेरी बात दोनों की मान जाएंगे, और यदि उन्हें हमारा हिंदू परिवार पसंद ही नहीं आया, पता है कितने हिंदू मुस्लिम के प्रॉब्लम्स होते हैं, वहीं तेरी मेरी मुंडी धड़ से अलग कर देंगे। तो क्या सारा को भूल जाऊँ, छोड़ दूँ? इससे अच्छा तुम दोनों शादी करके अभी भाग जाओ। मैं भाग नहीं सकता ना ताऊ जी। खैर इस तरह का उनका एक आर्ग्यूमेंट होता है कि भाई मेरी पढ़ाई चल रही है, मैं कैसे भाग सकता हूँ अभी। किसी तरह वो उनको समझा बुझा के उन्हें अपनी कसम देकर उन्हें मना लेता है। तो दोस्तों ये डिसाइड होता है कि कल सुबह 5 बजे हम यहाँ से चलेंगे। और 5 बजे चलेंगे कैसे? कि यहाँ से हम ये कह के जाएंगे कि जयपुर से अजमेर
मेरे ख्याल से 200-250 किलोमीटर है, मैं जब चेक कर रहा था। तो हम जो है अजमेर तो बताएंगे नहीं, हम इनके बीच में एक भगवान है, उनके दर्शन के लिए जाएंगे। कहीं का भी कोई मंदिर, हनुमान जी या ठाकुर जी, इनके दर्शन के लिए हम जाएंगे और वहाँ से हम मंदिर के दर्शन करते हुए फिर अजमेर का रूट ले लेंगे। सुबह 4 बजे का अलार्म लगता है, वो तो बिल्कुल एक्साइटेड, ताऊ जी नींद में, ताई जी कहती हैं नींद में क्या कर रहे हो दोनों? अरे कुछ नहीं, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, लाइट्स ऑफ करके बाहर से ताला लगा के जाना। तो वो दोनों एक लेटर छोड़ के जाते हैं डाइनिंग टेबल पे कि हम ऐसे ऐसे दर्शन के लिए जा रहे हैं। सबको पता है कि दर्शन उस वाले मंदिर में कोई मन्नत मांगने के लिए करता है। खैर ये लोग वहाँ बीच में रुकते हैं और जब ना आदित्य गाड़ी चला रहा होगा तो उसको अपने एक रोमांटिक गाना सारा के साथ कॉलेज का, वो यहाँ पे वो उसको फ्लैशबैक में याद आएगा मंदिर तक जाने तक। ठीक है, तो वो मंदिर जाएंगे, मंदिर अपना प्रसाद लेंगे, फिर वो व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींचेंगे। ताऊ जी ने बंद गले का सूट पहना हुआ है तो टीका वीका लगाएंगे और चद्दर ओढ़ के, शॉल ओढ़ के, जिससे ऐसा ना लगे कि भाई बंद गले का सूट पहन के क्या कर रहे हैं ये वहाँ पे। और तब वो घर पे व्हाट्सएप भेजेंगे, देखो हम तो दर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत बाद में भेजेंगे। खैर वो पहुँचते हैं अजमेर, सारा को ये लोग कुछ भी नहीं बताते हैं और बिल्कुल जब घर के गेट पे पहुंच जाते हैं तब आदित्य उनको व्हाट्सएप करता है सारा को कि अब हमारा प्रोग्राम ये है, हम ऐसे ऐसे मिलने आ रहे हैं। सुबह का उनका जाने का समय हो रहा होता है पापा का, और तो वही लोग दरवाज़ा खोलते हैं। तो वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, वो बताते हैं ये आदित्य साथ में पढ़ते हैं, यहाँ हम मंदिर आए हुए थे तो मिल लिए, तो उन्हें बुलाते हैं। तो शुरुआत में तो रोशन जी कहते हैं कि हाँ आदित्य के बारे में तो हमने सारा से बहुत सुना है, बहुत ही नेक लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का, अच्छे संस्कारों वाला लड़का है। लेकिन धीरे धीरे उनको डाउट होना शुरू हो जाता है ये किसी और पर्पस से आए। तो वो खुद ही टोक देते हैं, ओपन माइंडेड है ना नाना पाटेकर, रोशन जी, क्या इन दोनों का अफेयर चल रहा है, क्या आप मुझे यही बताने आए हैं? तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको ओपनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो भाई बीच में इंटरप्ट करता है सोनू सूद गुस्से में। खैर वो भी फादर उसको फिर समझा देते हैं। तो वो कहते हैं पापा कि भाई आपके मुंह अभी भी उदास क्यों? अब तो मैं शादी के लिए तुरंत बड़ी खुशी से मान गया, मम्मी भी उसकी वहीं होती है, जूही चावला, जया नाम है उनका। तो कहते हैं भाई एक प्रॉब्लम है कि फादर ने इसको ऐसे ऐसे कहा था जब ये मुंबई जा रहा था कि बेटा 2 बातें ध्यान रखियो कि एक किसी भी लड़की से शादी करियो, एक तो लड़की हो और दूसरी मुसलमानी ना हो। तो हम आपसे ये चाहते हैं कि जब भी वो आपके पास अब दिवाली पे आने वाले हैं तो हम चाहते हैं कि आप जो है नाम अपने जो आपका हमारे साथ आप झूठ में शामिल हो जाइए, ये बाद में फिर शादी कर लेंगे, और झूठ में ये शामिल हो जाइए, घर का जो नेम प्लेट है वो जो रोशन खान है उसे रोशन एंड सन्स कर लीजिए या रोशन कुमार कर लीजिए, ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम चेंज कर लीजिए। अब ब्रदर से नहीं रहा जाता सोनू सूद से, ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है, तमाशा बना रखा है आप लोगों ने। आप अपना सरनेम मुस्लिम करके रख लीजिए, राजकुमार खान या मोहम्मद कृष्ण रख लीजिए आप नाम अपना। फादर उसको चुप कराते हैं, वो कहते हैं ठीक कह रहा है, ये कुछ गलत नहीं कह रहा, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए, लंबे से डायलॉग पे, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं ये सब बदलूंगा, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, और भी यदि कोई आप जो मुझसे चाहते होंगे मैं वो करूँगा। देखा नहीं दोनों की शादी का नाम आते ही उसके चेहरे की रंगत कैसी बदल गई, कैसी उसकी खुशी चेहरे पे दिख नहीं रही। मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कुर्बानी दे सकता हूँ। तो पापा, वो भाई फिर बीच में बोलता है कि हाँ और फिर हमारी खुशी। तो फादर उसको एक डायलॉग बोलते हैं, क्या तुम्हारी भावना, तुम्हारी खुशी तुम्हारी बहन की खुशी से ज़्यादा बढ़कर है? रह पाएगी वो आदित्य के बिना? क्या तुम्हारे जज्बात हमारे फैसले से भी ऊपर है? वो सॉरी वॉरी बोल के उनकी बात मान जाता है किसी भी तरीके से। खैर दोनों की ये उनको वहाँ से विदा करते हैं और ये लोग अपना शाम तक प्रसाद लेके घर पे आ जाते हैं। घर पे फिर वही बात आती है, भाई तुम वहाँ एकदम बिना बताए कैसे गए? किसने मन्नत मांगी? मन्नत बताई नहीं जाती। अरे तो तुम दोनों ने तो आपस में मन्नत बता दी। तो खैर बताते हैं भाई इसको ऐसे ऐसे इसकी $2 लाख की जॉब लगने की उम्मीद है इंटर्नशिप के बाद, इसकी इसी मन्नत के लिए वहाँ पर हम गए थे। ये प्रोग्राम दोस्तों दिवाली से पहले चल रहा है अभी, और छोटी दिवाली को पापा ने वहाँ जाने की तैयारी कर रखी है। तो ये तो पहले वहाँ जाके सब कुछ मामला सेट कराए। अब गिफ्ट पैकिंग वगैरह हो रही है, वहाँ जाने के लिए बड़ी ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है कि वहाँ इन सबको वहाँ पे जाना है छोटी वाली दिवाली वाले दिन। अब इनकी आपस में बात हो रही है ताऊ जी और रोशन जी की कि इस दिन वो आ रहे हैं। पूरा फुल ड्रामा, जैसे मुन्ना भाई MBBS में ना कि वो हॉस्पिटल का नाम हॉस्पिटल बना दिया उसको उन्होंने अपने घर को, झूठ मूठ वो सब कुछ ट्रांसपोर्ट कंपनी पे से अपना रोशन एंड सन्स ट्रांसपोर्ट कंपनी कर देते हैं। मुस्लिम नेम जितने भी होते हैं उर्दू में लिखे वो हटा देंगे। घर जो है उनका एक मुस्लिम सोसाइटी में नहीं है, मिक्स सोसाइटी है, वो एक समृद्ध सोसाइटी है जहाँ पे सब तरह के लोग रहते हैं। तो घर का नाम जो है रोशन एंड सन्स कर देंगे, या रोशन कुमार और अरमान कुमार ऐसा, या जया कुमार, इस तरह का, रोशन एंड जय, कुछ भी नाम वो मुस्लिम नेम वहाँ से हटा देंगे। अब जब वो घर पे जाते हैं तो वो जाते तो ये कह के हैं कि हम किसी और डीलर के आए थे और ऐसे ऐसे सोचा आपसे भी मिलने, हमारा FMCG का काम है, ट्रकों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो और वो सब ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वो अननोन है, पहली बार मिल रहे हैं ताऊ जी और आदित्य से।
जब वो धीरे से आदित्य की तारीफ़ करते हैं तो मौका देख के फादर वहाँ पे चौका मार देते हैं। वो बता देते हैं भाई ऐसे ऐसे है और हम चाहते हैं दोनों की शादी हो जाए। अरे अरे भाई साहब, अच्छा इनका ऐसे है, चलिए हमें भी बड़ी खुशी है। वो इस तरह से उनके रिश्ता वहाँ पे पक्का वो पूरे ड्रामे के साथ वो कर देते हैं। जब वो सब चीज़ हो जाती है तो लास्ट में ना उनका विजिटिंग कार्ड मांग लेते हैं पापा। ताऊ जी इंटरप्ट करते हैं, जब भाई साहब से मिल ली तो अब इनके विजिटिंग कार्ड की क्या ज़रूरत है। अरे विजिटिंग कार्ड, हमारा लड़का जहाँ ब्याया जा रहा है हम अपने लोगों से तो कहेंगे देखो कैसे लोगों में बड़े लोगों में हमारा लड़का अच्छे ख़ानदान में ब्याया जा रहा है। उन्होंने उसकी भी तैयारी कर रखी थी रोशन जी और उसके बेटे ने, उन्होंने झूठा विजिटिंग कार्ड बनवा रखा था। वो विजिटिंग कार्ड भी खैर उन्हें दे देते हैं। वापसी में जब गाड़ी में वो लोग आ रहे होते हैं जयपुर की तरफ, तो ताऊ जी फिर उसे टोकते हैं कि ये सब मांगने की क्या जरूरत है, विजिटिंग कार्ड, ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, कोई बात ऐसी मत कर देना या ऐसा मत पूछ लेना जिससे ये जो धागा है कच्ची डोर का ये इसमें दिक्कत आ जाए। तो वो पापा समझ जाते हैं। अब अरमान इसके तुरंत बाद, ये तो गाड़ी में आ रहे हैं, इसके तुरंत बाद अरमान का एक इंटेंस सीन दिखाया जाएगा सोनू सूद जी का अपने पापा के साथ, कि तब क्या होगा जब अब तो आपके ड्रामे में मैंने आपकी फ़ैसला मान लिया, इनका हम ड्रामे में साथ भी दे देंगे, हम मुस्लिम से हिंदू बनकर दिखा देंगे, तब क्या होगा जिस दिन असलियत पता चलेगी। तो वो कहते हैं कि जब ये समझ गए, एक दिन ताऊ जी समझ गए तो पापा भी समझ जाएंगे, समझा लेंगे ये। और आदित्य बड़ा अच्छा लड़का है, समझदार है, समझा लेगा अपने पापा को, आई गई कर देते हैं वो बात को। बड़ी दिवाली नेक्स्ट डे सेलिब्रेशन नाइट होएगी, दोनों आपस में एक दूसरे को बधाई संदेश देंगे, आदित्य और सारा। अब दोस्तों इसके बाद तुरंत कट डायरेक्ट कॉलेज की कैंटीन का सीन दिखाया जाएगा कि हॉस्टल के दिवाली के बाद वो सीधा कैंटीन में बैठे हैं और वो ये टेंशन कर रही है लड़की कि अब तक तो हम सोच रहे थे कि हम 4th सेमेस्टर में शादी कर लेंगे तुम्हारे वाले आइडिया से, ये फादर तो दोनों मिल लिए हैं, अब क्या होगा। तो ये कहता है मैंने इसका भी तरीका ढूंढ लिया है। तरीका मैंने ये ढूंढ लिया है कि हम शादी को पोस्टपोन कर देंगे। ये जब शादी की जब भी बात करेंगे हम कह देंगे थोड़ा सा पोस्टपोन, और 4th सेमेस्टर के बाद हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे यूएस, और यूएस जाके हम शादी कर लेंगे और वहाँ से हम इनको लेटर भेज देंगे एपोलॉजी का, माफ़ी का, कि फादर डैड पापा मुझसे गलती हो गई, मेरे कहने पे ये सब उन्होंने किया, आप उनसे कुछ मत कहना, इसका जिम्मेदार मैं हूँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने लिए ले लूँगा। ये उसको समझ में आ जाती है। वो यही बात अपने ताऊ जी को भी फ़ोन पर बता देता है। अब दोस्तों इस दौरान उसके जो 3 दोस्त हैं, 3-4 दोस्त, और लड़की की 2 सहेली हैं, जहाँ जहाँ इनका रोल की ज़रूरत पड़ेगी नाम चेंज कराने में तुरंत अर्जेंट, वहाँ इनका रोल लेंगे। जैसे कि 3rd सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है, दिवाली हुई है, दिसंबर में रिज़ल्ट आया, वो फिर से वही टॉप वगैरह करते हैं। अब फादर जो है एकदम से फादर रोशन जी के साथ सडन मीटिंग रख लेते हैं अचानक कि भाई मेरा मन कर रहा है मैं वहाँ जाऊँगा। अब इन्हीं छुट्टियों में वहाँ पर अजमेर शरीफ दरगाह पर इसके दोस्त गए हुए होते हैं, तो ये सब वहाँ पर ना उनकी हेल्प किया करेंगे उन नाम वाम फटाफट चेंज करने में। बहुत सारी चेंज होंगी ना भाई, मुस्लिम चीज़ से सारी चीज़ हिंदू बनानी वहाँ पर एकदम से, पूरा ड्रामा रहेगा मुन्ना भाई MBBS की तरह। तो उसके दोस्त वगैरह जो वहाँ पर अजमेर में गए हुए हैं, भाई कहानी हम कुछ भी दिखा सकते हैं, दोस्तों का भी इसमें हेल्प दिखानी, तो ये दोस्त वगैरह का छोटा सा सीन हम इस तरह से दिखाया करेंगे। फिर 4th सेमेस्टर आ जाएगा, लास्ट सेमेस्टर, उसमें फिर ये टेंशन कर रहे हैं कैंटीन में बैठ के अब हमारा क्या होगा। वो कहेगा नहीं मैंने ताऊ जी से कहा वो उनके ऊपर नज़र रखेंगे, वो अब आगे से इस तरह से एकदम अचानक नहीं जाएंगे। अब दोस्तों पढ़ाई वगैरह में ज़्यादा तो और कुछ इसमें दिखाया नहीं जाएगा। 4th सेमेस्टर के दौरान यानी जनवरी से जून तक के बीच में 2 बार, अच्छा एक तो मैं आपको बता दूं, मैं इस पूरी फिल्म में होली का कोई सीन नहीं दिखाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आदित्य होली का रंग उसको लगाए या उसको टच करे, मैं वो सब चीज़ से थोड़ा सा बचना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं होली का सीन ही नहीं दिखाना चाहता इस फिल्म में। तो मार्च में और एक बार और, मतलब फरवरी कह लीजिए और अप्रैल में, फादर फिर से वही सडन अर्जेंट में, उनसे उनके अंदर ना उमाया इतना ज़्यादा है अनिल कपूर जी में, राजकुमार अग्रवाल में, कि वो रहा नहीं, उन्हें कोई डाउट नहीं है, बस वो चाहते हैं कि बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से जल्दी हो जाए। अब फरवरी में भी फिर ड्रामा होता है तो वो फिर मैनेज कर लेते हैं, वो अपने हॉस्टल में पढ़ रहा है। लेकिन जब वो अप्रैल में होते हैं तो वो अप्रैल में वो रास्ते में होते हैं और रास्ते से बताते हैं कि अपने बड़े भाई साहब को, भाई साहब मैं जयपुर आने की बजाय सोच रहा हूँ एक बार अजमेर हुआ हूँ, भाई साहब से मिलते आऊँ, 2 महीने हो गए मिले हुए। अब उन्हें वहाँ फ़ोन लगाया जाता है अजमेर, तो वहाँ पर तो वो दोनों नहीं है, ना पापा और ना भैया, ना रोशन जी ना अरमान। अब मम्मी वहाँ के लिए क्या क्या कर ले, तो इधर से ताऊ जी दूसरे रूट से भागते हैं कि किसी कारण से उसके कुछ दोस्त वहाँ पे कुछ छुट्टी के लिए वहाँ होते हैं, कोई सब उनकी हेल्प वगैरह करके मम्मी वगैरह मैनेज करके वो फिर से वो ड्रामे को करते हैं। तब तक जब तक वो पहुँचते हैं, कौन पहुँचते हैं,
राजकुमार अग्रवाल या अनिल कपूर जी अजमेर पहुंचते हैं, तब तक नाना पाटेकर जी, रोशन जी और अरमान वो भी घर तक पहुंच जाते हैं। तो वो फिर बच जाते हैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, जैसे मुन्ना भाई में दिखाते रहे, और लास्ट मोमेंट पे सब तैयारी हो गई। तो ये अप्रैल में ये इस तरह से दोस्तों सीन रहेगा। दोस्तों अब आता है क्लाइमैक्स की स्थिति बननी शुरू हो जाती है। पापा इस अप्रैल की मीटिंग के बाद, अच्छा इस मीटिंग में कुछ नहीं, बस हाय हेलो भाई साहब और कैसे हो, वो सब एक दूसरे, बस यही सब इस मीटिंग में, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो वो अपने बड़े भाई साहब से कहते हैं, बैठे हुए जयपुर में राजकुमार जी, अनिल कपूर, कि मैं सोच रहा हूँ इन दोनों की शादी फिक्स कर दी जाए, इसको सरप्राइज़ दिया जाए। तो ताऊ जी पूरी कोशिश करते हैं प्लान के अनुसार कि किसी तरह उन्हें बताया जाए कि भाई शादी को आप पोस्टपोन कर दो, अभी मत ना करो। तो कहते हैं क्यों, मतलब क्या हो गया, किस वजह से? तो वो बताते हैं कि भाई मेरी आदि से बात हुई थी, आदि भी यही चाहता, वो कह रहा है कि मैं यूएस चला जाऊंगा 4th सेमेस्टर के बाद, मैं चाहता हूँ पहले मैं वहाँ पे ठीक से कमा लूँ, मैं ठीक से वहाँ पे पैसे अपने जोड़ लूँ, उसके बाद मैं घर चलाने लायक हो जाऊँगा, तब मैं वहाँ पे शादी कर लूँगा, मेरे लिए आसानी रहेगी। तो कहेंगे अरे उसकी क्या दिक्कत है, हमारे पैसे उसी के तो पैसे हैं, हम उसको इतने पैसे देकर भेजेंगे कि वो आराम से वहाँ पर सेटल हो जाएगा अमेरिका में, और फिर वो अपना कमाता रहेगा, जोड़ता रहेगा और अपना परिवार चलाता रहेगा। शादी तो मैं चाहता हूँ मैं यहीं से करके भेजूँगा भाई साहब, ऐसे बोलते हैं ना अनिल कपूर जी। अब वो दूसरा बहाना बनाते हैं, वो कहते हैं भाई एक दिक्कत और भी है। क्या? सारा ने आदित्य को बताया है कि उसके पापा के कहीं पे कोई बहुत बड़ी अमाउंट फंस गई है, और वो उस अमाउंट जो है दिवाली तक आएगी। इस वजह से देखो तुम कैश क्राइसिस में हैं, दिवाली तक अमाउंट आएगी, तुम दिवाली तक रुक जाओ, जून तो चल ही रहा होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4-5 महीने की बात है, तुम 4-5 महीने रुक जाओ, वो भी दिल खोल के शादी करेंगे। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ भाई साहब, लेकिन अब हम दोनों परिवार एक होने जा रहे हैं, तो हमारे पैसे और उनके पैसे में क्या फ़र्क ही क्या है, हम लगा देंगे भाई साहब पैसे, क्या बात हो गई। उन्हें तो शादी की पूरी जल्दी है। अब भाई साहब जो ताऊ जी हैं वो तो एक तरह से क्या क्या चीज़ वो मतलब कहेंगे, वो कुछ काम ही नहीं आ पा रही। और ये सब बिल्कुल चल रहा है दोस्तों जब पूरा 4th सेमेस्टर खत्म हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर एक इंटरकट सीन दिखाया जाएगा, जो मैं आपको पहले ही बताया था। इंटरकट सीन, की एक तरफ ये सीन, फिर ये सीन, फिर ये सीन, फिर ये सीन, छोटे छोटे सीन वो दोनों दिखाए जा रहे हैं कि इंटरव्यू होता है, एग्ज़ाम हो चुके हैं, और इंटरव्यू में इन्हें बिना इंटरव्यू के इन्हें बता दी जाता है भाई हम आपकी इंटर्नशिप से बहुत खुश हैं, हम आपको $2-2 लाख का, दोनों को अलग अलग इंटरव्यू में $2-2 लाख का हम आपको ऑफर दे रहे हैं। आप यस करते हैं, दोनों साइन करके यस कर देते हैं, और इनको कुछ समय बाद ही यूएस के लिए निकलना है। एक सीन। दूसरी तरफ फैमिली जो है जयपुर से अजमेर पहुँच चुकी है, और वहाँ पर उसके रिश्ते की बात चल रही है। अब रोशन जी ताऊ जी की तरफ देखते कहते हैं, राज जी, कृष्ण जी, के भाई साहब और आदि दोनों ने, बस वो इतना ही कहते हैं दोनों ने। तो राजी कहते हैं वो भाई साहब दोनों ने मुझे सब बता दिया, आप फिक्र ना करो। अब ताऊ जी बीच में बोले कैसे, वो तो इस बस चुप रहने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। फिर रोशन जी फिर कहते हैं, यानी वो बात को क्लियर कर रहे हैं कि देखो अब मौका शादी की बात का आ गया, अब क्लियर कर लो। वो एक बात भाई साहब उसकी बात नहीं है, अब ये बात आप कभी भी अपने मुंह पर मत लाना, हम दोनों परिवार को बीच में अब कभी ये बात नहीं आना चाहिए। मुझे भाई साहब ने सब बता दिया है, मैं सब समझ चुका हूँ, और आप शादी की तैयारियाँ दोनों मिलकर धूमधाम से करेंगे। पापा तो सोच रहे हैं अनिल कपूर जी की ये पैसे की क्राइसिस है, वो सोच रहे हैं कि ये मुस्लिम नाम वाली बात को कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं भाई साहब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टेंशन ही खत्म हो गई। अब ताऊ जी दांत तले उंगली दबा रहे हैं। फिर जब वो दूसरे को मिठाई खिला रहे होते हैं, तो सारा उन्हें पापा को फ़ोन करके पहले ही बता चुकी है अभी थोड़ी देर पहले कि मेरी जॉब ऐसे $2 लाख की और आदि की दोनों की लग चुकी है। तो कहते हैं इस बारे में डबल मीठा मुँह करो, शादी भी और उसकी जॉब भी लगो, उसकी जॉब भी लग चुकी है। तो पापा उसको फिर फ़ोन करते हैं, दोनों के देखो इंटरकट सीन्स चल रहे हैं। अब वो आदि को फ़ोन करते हैं। आदि से मैं एक बात बताना भूल गया आपसे, सॉरी, कि इस आने से अजमेर जाने से पहले जब वो गाड़ी में होते हैं तो वो आदि को फ़ोन लगाते हैं उसे सरप्राइज़ देने के लिए कि हम तेरा रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं, इंटरव्यू बढ़िया सा करियो आज। तो वो उन्हें वही पोस्टपोन करने की बात कहता है। तो कहता है पुत्र मेरी तेरे ताऊ जी से बात हो चुकी है, उन्होंने बता दिया, तो पोस्टपोन क्यों करना चाहता है कि जिससे तू सेटल हो जाए, हम तुझे इतने पैसे देकर भेजेंगे कि तू वहाँ सेटल हो जाए। कुछ कह ही नहीं पाता। ताऊ जी को फ़ोन मिलाता, ताऊ जी फ़ोन काट देते हैं, गाड़ी में उसका फ़ोन कैसे उठाएं, ये सीन मैं आपको बताना भूल गया। अब पापा रिश्ता पक्का होने के बाद पंडित जी से डेट भी निकल जाती है और आदित्य को फ़ोन करते हैं और उसको बताते हैं बधाई हो पुत्र, ऐसे ऐसे ये हो गया है, तेरा रिश्ता पक्का हो गया, ये डेट निकली है। उसकी तो आंख फटी की फटी रह जाती हैं, यार ये क्या हुआ। ताऊ जी वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाए। अब वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं उसकी जॉब के लिए, तो वो बोल तो रहे हैं जॉब के लिए, लेकिन उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। उसके हाथ से फ़ोन उसका ज़मीन पे गिर जाता है और फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। इस दौरान वो पापा को, ताऊ जी को फिर कॉल करता है, ताऊ जी हुआ क्या, वो नहीं होता, लेकिन उसका फ़ोन जब गिरता है ना, फ़ोन स्विच ऑफ होता है जब पापा उससे बात कर रहे हैं, तो वो सारा पीछे से भगी हुई आती है, इसका फ़ोन कैसे गिर गया, क्या बात हो गई। कट, बस यही दिखाया जाएगा। वो सारा को कुछ ऐसा नहीं दिखाया जाएगा, सारा को सब बात बताएगा, सारा सब चीज़ नहीं दिखाई जाती। तो कट, अब वहाँ रिश्ता पक्का हो चुका है, इन दोनों को जॉब मिल चुकी है
और रोशन भाई साहब जो हैं इस गलत फहमी में है कि ताऊ जी और आदि ने जो वो कहता हमें उन दोनों ने मुझे सब बता दिया, वो एक बात थी, तो वो सोच रहे हैं क्राइसिस वाली बात, वो सब कन्फ्यूज़न है अभी तक। दोस्तों आदि इसके बाद मुंबई से अपना सब सामान वामान उठा के, कॉलेज ख़त्म हो गया, एक आध दिन में ही वो घर पे आता है, मुंह उसका लटका हुआ, सब उसे बधाई देते हैं घर पे आते ही, शादी के लिए उसे चिढ़ाते हैं, अब तो तेरी शादी होगी, अभी ये होगा, घर वाले उसको टीज़ करते हैं। तो पापा पूछते हैं तूने मुंह क्यों लटका रखा है पुत्र अभी भी? इसीलिए कि पोस्टपोन बोलो। वो कहता जी पोस्टपोन हो जाती, ओहो तो इसलिए उदास है। अरे पुत्र शादी हो जाने दे, तेरी सारी उदासी दूर हो जाएगी। फिर पापा और सब कहते हैं अरे शादी के बंधन से डर रहा है शायद, शादी के बंधन में बंधना कोई आसान काम थोड़ी है। अब पापा उसको अजमेर की तभी सारी कहानी बताते हैं, वहाँ पे ये हुआ। उन्होंने जैसे ही मुझसे कहा ये कि ताऊ जी और आदित्य, मैं समझ गया था, तो मैंने तुरंत उनको ये कहा। फिर उन्होंने कहा वो एक बात वो तूने ताऊ जी को बता दी थी अपनी बात, वो क्राइसिस में मैंने उसका भी हल ढूंढ लिया है। मैं ये काम करके अपने शेयर्स बेच के, मेरे कई शेयर्स हैं डीमेट में, वो बेच के मैं शादी का खर्चा निकाल लूँगा उनकी तरफ का भी। अब उसको समझ में आता है कि ये तो कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, यदि ये सॉल्व नहीं करी तो आफत हो जाएगी। अब घर आने के बाद पहले वो ताऊ जी से मिलता है, उसके बाद ताऊ जी कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, मैं अभी तो गया हूँ, फिर जाऊँगा तो तेरे पापा को शक हो जाएगा क्यों जा रहे हैं। वो पापा से खुद कहता है पापा जी मैं एक बार अजमेर जाना चाह रहा था। सारा से मिलने का मन कर रहा होगा और वैसे शादी को आगे लटकाना चाह रहा है। तो दोस्तों वो अजमेर जाता है, सारा को पहले एक प्लान बताता है, फिर अपने पापा को, उसके पापा को प्लान बताता है रोशन जी को कि जी मेरा प्लान ये है, आप किसी तरह झूठ बोल के, ये एक्चुअल में ऐसे ऐसे हो गया है, सच बात ये है, जो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है वो एक्चुअल में ये नहीं है, हमारे ताऊ जी ने झूठ बोल दिया था, वो ऐसे ऐसे कह रहे थे, मैं सब संभाल लूँगा, उन्हें अभी भी कुछ नहीं पता। आप बस ये काम कर दो हमारा कि अब शादी होने तक सब कुछ हिंदू 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 ही रहने दो, और उसके बाद मैं तुरंत अमेरिका चला जाऊँगा और वहाँ से अपोलॉजी लेटर माफ़ीनामा भेज दूँगा, आपको कुछ नहीं होगा, सारी जिम्मेदारी मैं ले लूँगा। भाई को बीच में गुस्सा आता है कि यार ये कोई मजाक चल रहा है क्या। उसे तो लग रहा था कि अब सब कुछ घर में सब मान चुके हैं। पापा फिर उसे रोक देते हैं बेटी की खुशी के लिए। तो वो ये कहते हैं भाई तुम दोनों की खुशी के लिए मैंने ये सब किया, लेकिन बेटा तुम कब तक छुपाओगे। लेकिन आदित्य और सारा की जिद के आगे वो कह देते हैं ठीक है भाई, मरे मन से मान जाते हैं। अब अगले दिन घर पर पूरा शामियाना लगा हुआ है दोस्तों, शादी की फुल तैयारी चल रही है। और दिन में एकदम से रोशन साहब और मिसेज जया यानी नाना पाटेकर और जूही चावला घर आते हैं। उन्हें देख के सब चौंक जाते हैं कि शादी की तैयारी चल रही है, ये एकदम से यहाँ कैसे। और चेहरा इनका मायूस है। भाई साहब सब खैरियत वगैरह पूछा जाता है और वो पूछते हैं कि क्या हुआ। अलग में को जाके वो कमरे में बात करते हैं और वो ना सारी हकीकत बता देते हैं कि ये ड्रामा चल रहा है, मैं इससे ज़्यादा आगे झूठ नहीं बोल पाऊँगा। बच्चों के साथ मैं बच्चा बन तो गया था उनकी खुशी के लिए, लेकिन अब मैं इससे आगे आपको और धोखा नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ आपको ये बात पता लग जाए। जो राज जी के पापा के चेहरे पे अब तक खुशी थी, जो सम्मान था, वो सब ख़त्म। और वो उनकी ऐसी बेइज्जती करके भेजते हैं घर से। एक ही डायलॉग बताऊंगा, वही सफिशिएंट है बोलने के लिए कि कितनी बेइज्जती करते हैं। शर्म नहीं आई आपको? इतने बड़े होकर आपको ये काम करते हो, शर्म नहीं आई आपको? बेइज्जत करके उनको वहाँ से भेज देते हैं और वो भी बेइज्जत होकर बिना कुछ जवाब दिए दोनों जया जी और रोशन जी चले जाते हैं। और जोरदार तमाचा आदि जैसी कुछ बोलता है उनके जाने के बाद, पापा जो दोस्तों 5 उंगली गड़ जाएं गाल में, इतनी तेज तमाचा होना चाहिए। एक दिन बिजनेस में भी मेरे साथ ऐसी बेईमानी करेगा तू। वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं अनिल कपूर जी। ताऊ जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं, अरे पागल हो रहा है क्या, लड़का इतना बड़ा हो रहा है। फिर मम्मी बीच में आ जाती हैं, लड़का बड़ा हो गया क्या कर रहे हो, लीगली भी तो खुद डिसाइड कर सकता है। अच्छा है आज परमिशन मांग रहा है हमसे, कल बिना बताए शादी कर लेगा तब आप क्या कर लोगे। सब उसको समझाते हैं कि भाई आपने मार के अच्छा नहीं किया। बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं कि देखो उन्होंने भी लड़का लड़की ने भाग के शादी करी जब घर वाले ने डिसाइड नहीं किया। लेकिन फादर चुप तो हो गए हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पछतावा नहीं है, थप्पड़ का गुस्सा बहुत आ रहा है। भाई इतनी उनके मन में उमाया और एकदम से ये पता लगे तो सब धोखा चल रहा था मेरे साथ, तो गुस्सा आज आना लाजमी है दोस्तों। अब दोस्तों आ रहा है क्लाइमैक्स, और क्लाइमैक्स में बहुत मज़ा आएगा। ऐसे समझो जैसे बस भागा दौड़ी होती रहेगी। रात को कहानी पलटने के लिए सारी कहानी पलट जाएगी। सारा की मम्मी बारिश हो रही है और ड्राइवर के साथ वो गाड़ी में खुद आती हैं, केवल ड्राइवर के साथ गाड़ी में। और जैसे ही वो रात में आ रही है, तेज़ बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, और उस मीटिंग में केवल आदित्य के मम्मी पापा हैं और ताऊ जी ताई जी हैं, 4 जने हैं। आदित्य है नहीं वहाँ पर। तो जिससे पहले वो कुछ कह पाती, भीख सी भी रही हैं हल्की सी, तो पापा हाथ जोड़ते हैं, भाभी जी आप क्यों आई हैं इस सब में, आप बीच में ना पड़ो। भाई मैं आपसे तो कुछ नहीं कह पाऊँगा, यानी उनका कहने का मतलब ये। तो दोस्तों वो कहती हैं कि मैं आपसे कुछ बताने आई हूँ। सारा ने जो आपसे कहा था कि वो सारा गर्ग है और मैं जया गर्ग हूँ, उसने गलत नहीं बोला था, मेरा नाम जया गर्ग ही है।
मेरे और रोशन जी की लव मैरिज हुई थी। हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे, ये बीकॉम में थे, मैं बीएससी में थी। और एक बार हम इनके घर के आगे से पास हो रहे थे और वहाँ पर जो था दंगे फैल गए। उस दंगे में 24 लोगों के मरे, लेकिन इन्होंने और इनके परिवार ने हमें अपने यहाँ पे पनाह दी। लेकिन मैंने इनसे शादी इसलिए नहीं की कि इन्होंने मुझे पनाह दी, हमें बचाया। अच्छे इंसान है, इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, इसलिए मैंने इनसे शादी की। तब ये मानते हुए कि प्रपोज़ भी कर रहे हैं और मैं भी इनको पसंद करती हूँ, कितने और एक लड़के में और क्या चाहिए मुझे। लेकिन ना तो इनके घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट किया और ना ही मेरे घर वालों ने इन्हें एक्सेप्ट किया आज तक। तो हमने भागकर शादी की थी। तो अब वो डायलॉग बोलती हैं कि भाई साहब ये प्रॉब्लम, ये जो जैसे ना मोहब्बतें फिल्म में शाहरुख खान साहब का एक डायलॉग होता है लास्ट में अमिताभ बच्चन के लिए, जिससे वो पिघल जाते हैं, ये पिघला देंगे। डायलॉग सुनना थोड़ा सा ज़रा, कि ये सब भाई साहब, ये शुरुआत की छोटा सा, कि ये सब प्रॉब्लम ना लोगों के दिमाग में होती है। एक दिन अपना घर बसाने के लिए हम दोनों ने, सारा के पापा और मैंने, अपनी खुशी के लिए अपना अपना घर छोड़ा था। क्या आज सारा और आदित्य अपना घर बसाने के लिए, अपनी खुशी के लिए अपना घर नहीं छोड़ सकते? तब आप क्या करेंगे? हम दोनों के पास तो उस समय ना कोई MBA जैसी पढ़ाई थी ना जॉब, पर ये दोनों तो समर्थ हैं, पढ़े लिखे हैं, $2-2 लाख की जॉब हाथ में है। आपके और हमारे असरियन नहीं है दोनों बच्चे। भाई साहब आज तक मुझे और सारा के पापा को ना तो हम दोनों के परिवारों ने अपनाया है और ना ही पिछले 26 सालों में आज तक कभी बात करने की कोशिश की है। जिस दिन हम दोनों ने अपने अपने घर की दहलीज लांगी थी, उन लोगों के लिए तो हम उसी दिन मर गए थे। कुछ दिनों में सारा और आदित्य दोनों US से चले जाएंगे, तो रह पाएंगे आप उसके बिना? बिता देंगे 25 साल यूं ही, या हम रह पाएंगे सारा के बिना, उसकी आवाज़ सुने बिना? अच्छा तो यही है कि इन दोनों कि हमसे 7 समुंदर दूर होने से पहले हम राजी से इनकी शादी कर दें और आशीर्वाद दे के इन्हें US से भेजें। क्योंकि पता नहीं भाई साहब, अब सुनो, क्योंकि पता नहीं भाई साहब, गला भारी है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्योंकि पता नहीं भाई साहब फिर किसकी शक्ल देखने को नसीब हो। अनिल कपूर जी पिघल चुके हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, मम्मी ताऊ जी ताई जी सब रो रहे हैं अभी। और वो डायलॉग बोलने वाली जिससे तो टूट जाएंगे। जब मेरे माता पिता गुजरे थे ना, अब वो रो रही हैं, जब मेरे माता पिता गुजरे थे तब भी, और जब इनके वालिद वालिदा गुजरे थे तब भी हम उनकी शक्ल नहीं देख पाए। पहले तो हमें पता ही नहीं चला, और जब 1-1 साल बाद पता चलने पे गए भी घर, तो घर में अंदर आने ही नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि हम सब इन दोनों बच्चों की शक्ल देखने को भी तरस जाएं और हमारे ऊपर जाने के बाद ये बच्चे भी हमारी शक्ल ना देख पाएँ। हमारे ऊपर जाने के बाद ये बच्चे भी हमारी शक्ल ना देख पाएँ और हम इनकी शक्ल देखने को भी तरस जाएं। ये एक ऐसे हैवी डायलॉग इन्होंने बोल दिए कि वो तो उसके बाद वो रोते हुए तेज़ी से वहाँ से चली जाती हैं। फादर रो रहे हैं आंखों से, और जैसी वो ये कहती है ना कि ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर जाने के बाद ये बच्चे भी हमारी शक्ल ना देख पाएँ, तो जैसे भारी सा शब्द बोल दिए। तो बीना मम्मी जो है कि भाभी जी आपने क्या बोल दिया, ऐसे करके वो माउथ पर, और वो भी रो रही हैं। अगला सीन, फादर को पूरी रात पश्चाताप रहता है, और ये जो उन्होंने डायलॉग बोले कि फिर किसकी शक्ल देखने को नसीब हो, क्योंकि पता नहीं भाषा फिर किसकी शक्ल देखने, ये डायलॉग बार बार उनके दिमाग में गूंज रहे हैं। अनिल कपूर वो सो तो पाते नहीं है। दूसरी तरफ 1 या 2 12 बजे का सीन है। आदि सारा को कॉल करता है, दोनों में कुछ बातचीत होती है। 2-3 बजे दोनों घर से भाग जाएंगे, और एक इमोशनल लेटर ये वहाँ पर अपने घर पर छोड़ कर जाते हैं। आदित्य का लेटर मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, वो क्या लिख के जाता है कि पापा आपने मुझे जन्म दिया, आपका मुझ पर पूरा अधिकार है, मुझे इस बात का आपने थप्पड़ मारा कोई अफसोस नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं शर्मिंदा आपसे, जो दुख है मुझे इस बात का कि मैंने आपको दुख दिया, मैंने आपसे झूठ बोला, आपका दिल दुखाया। और रोशन जी अंकल की भी इंसल्ट हुई, इससे भी मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, और हम अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, दोनों अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, इसमें किसी की फैमिली का कोई रोल नहीं है। आपने मुझे इस लायक कर दिया है, बना दिया है पढ़ा लिखा कर कि मैं अपना ध्यान अब खुद रख सकता हूँ। इस प्लानिंग का सारा जिम्मेदार मैं था, मैं स्वयं जिम्मेदारी लेता हूँ नाम बदलने की। अब पापा को तो पूरी रात नींद आती नहीं, वो तो सुबह 5 बजे अपनी मिसेज़ बीना, ताऊ जी ताई जी यानी अपने बड़े भैया और भाभी को सबको उठाते हैं इनको, वो कहते हैं भाई मुझसे गलती हो गई। और जैसे बच्चों से जब गलती होती है वो माफ़ी मांग लेते हैं, तो मुझसे गलती हो गई है, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा आदित्य से, और मैं शादी के लिए तैयार हूँ, और उसको मत उठाओ, चलने की तैयारी करो, उसको सोने दो, अभी 6 बजे उठ बताएंगे। इतने वो तैयार हो गए 6 बजे तक रेडी, क्योंकि 200-250 किलोमीटर है अजमेर जयपुर से। तो 6 बजे वो कहते हैं बीना उसको उठा लाओ। अब आदित्य वहाँ जाते हैं, तो आदित्य के कमरा में, वो डाइनिंग टेबल नहीं अपने कमरे में लेटर छोड़ के जाता है। लेटर जब पढ़ते हैं तो उसकी मम्मी के मुंह से तो किल्ली निकल जाती है। अब वो लोग पैनिक में कि अब हम क्या करें, क्योंकि उसमें लिखा है सारा भी मेरे साथ भाग रही है, हम दोनों एक दूसरे के साथ भाग रहे हैं, हमें कोई भगा नहीं रहा है। दूसरी तरफ कट
एक दूसरा सीन चल रहा है सारा के परिवार में। तो ये लोग कहते हैं कि भाई हम लोग सीधा अजमेर पहुँच चल रहे हैं, चलना तो था ही ना उसको लेकर। आदित्य को कहते हैं नहीं हम अजमेर ऐसे ही जा रहे हैं। और बोल कहते वो मम्मी मिसेस पूछती है कि भाभी जी को बता दें, जया जी से पूछें वो लड़की घर पे है सारा या नहीं। वो कहते हैं नहीं नहीं मुझ में हिम्मत नहीं है, वहीं जाकर देखेंगे, अब जो होएगा देखा जाएगा। कट, इंटर कट कहेंगे। दूसरी तरफ सीन दिखाया जा रहा है सारा के परिवार में, लॉबी में पापा मम्मी और भैया बैठे हुए हैं और पापा बस अफसोस कर रहे हैं कि हमने जो कुछ भी बच्चों की खुशी के लिए कर सकते थे हमने वो किया, अब जो ऊपर वाले को मंजूर हो। उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, कोई भी उनकी जगह होगा वैसे ही करेगा। अरमान गुस्से में है उनकी इस बेइज्जती पर। वो साथ में नहीं गया था जब उनकी बेइज्जती हुई, वो ड्राइवर के साथ दोनों पति पत्नी मम्मी पापा गए थे, रोशन जी और जया। तो वो गुस्से में है कि मैं इसकी अब शादी उस घर में होने ही नहीं दूंगा। तो पापा समझाते हैं ये तुम्हारी भूल है अरमान, सारा शादी तो केवल आदित्य से ही करेगी, जब कभी भी करेगी, चाहे हमें बता के चाहे भाग के, बस उसमें आदित्य के परिवार की रजामंदी नहीं होगी। ये मत भूलो सारा अब सेल्फ इंडिपेंडेंट हो चुकी है, उसकी ये जॉब लग चुकी है इतने रुपए की। ये अब जमाना गया कि तुम लड़कियों को घर में संकल लगा के कमरे में बंद करके बिठा दोगे। तुम भी तो यही चाहते थे ना तुम्हारी बहन आत्मनिर्भर बने, शादी के बाद किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अल्लाह का करम है, ऐसे ही बोलते हैं मुस्लिम लैंग्वेज में, अल्लाह का करम है कि वो शादी के से पहले भी किसी के आगे हाथ फैलाने वाली नहीं रही। तो जया मम्मी कहती है मैं वो बुलाती हूँ उसे, वो रो रही होगी, हमारे साथ बैठेगी तो मन हल्का हो जाएगा। तो पापा एक डायलॉग बोलते हैं, सुन के भावुक हो जाओगे आप, नहीं सोने दो उसे, ये उसके बाबुल का घर है। माँ बाबुल के राज में, माँ और बाबुल के राज में बच्चे अपनी मर्जी से ही सोकर उठते हैं, जब इनके बच्चे हो जाएंगे तब अपने आप सुबह को उठना सीख जाएंगे, सोने दो उसे। जो जिनकी शादी हो चुकी होगी ना वो इस लड़कियाँ वो इस लैंग्वेज को समझ पाएंगे कि माँ बाबुल के राज में बच्चे अपनी मर्जी से ही सोकर उठते हैं। अब दोस्तों आदित्य और सारा का दिखाया जाएगा कि ये घर से 2-3 बजे निकलते हैं। वो तो उधर से निकलती है अजमेर से कैब बुक करके, और ये यहाँ से निकलता है जयपुर से अजमेर की तरफ उसे लेने के लिए। दोनों बीच रास्ते में मिलते हैं, वो अजमेर वाली कैब छोड़ देती है, जयपुर इसकी कैब में आ जाती है, आदित्य की कैब में पैसे वैसे दे देते हैं उसको। और फिर ये यहाँ से जयपुर का रूट छोड़ के, जयपुर और अजमेर में बीच में मिले, और फिर ये जयपुर ना आके ये यहाँ से जाते हैं अलवर की तरफ। जो राजस्थान के वो समझ जाएंगे, आप ऐसे समझ लो कि ये जयपुर से अलवर की तरफ जा रहे हैं बीच में से, और अलवर से फिर ये जाएंगे नई दिल्ली। इनका वहाँ जाने का प्रोग्राम है, नई दिल्ली एयरपोर्ट। सुबह को ये नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं, अलवर ये पहुँच चुके हैं बीच में से, ठीक है। फैमिली जयपुर वाली अजमेर पहुँच जाती है। अब अरमान तो देखते हैं उनको फिर भड़क जाता है, फिर आ गए, वो कुछ गलत बोलने की, मिसबिहेव करने की या उनका डिसरेस्पेक्ट वाले लैंग्वेज बोलता है। तो पापा रोक देते हैं, रोशन जी भूलो मत ना ये आदित्य के पापा हैं, सम्मान से बात करो। वो फिर चुप हो जाता है, और थोड़ी बहुत नाराज़गी के बाद वो तो उनसे माफ़ी मांग ही लेते हैं हाथ जोड़ के। राज जी वो भी डायलॉग बोल देते हैं कि हमारे यहाँ ये कहावत है राज जी कि सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन आपकी कोई गलती नहीं, आपकी जगह कोई और भी होता तो वो भी ऐसे ही ट्रीट करता। अब वो कहते हैं आदित्य को साथ क्यों नहीं लाए, सारा को भी बताता हूँ कल से परेशान है, ऊपर सो रही है अभी तक। तो सब लोग चौंक जाते हैं कि ऊपर सो रही है। पापा कहते हैं राज जी ऊपर सो रही है, अरमान जल्दी से उसे कमरे में जाकर चेक करो। दोस्तों अब क्लाइमैक्स चल रहा है, बहुत मज़ा आएगा, भागम भाग। तो वो कमरे में वो वहाँ पर लेटर पड़ा हुआ है, वो लेटर पढ़ते तो उसका और दिमाग ख़राब हो जाता है। वो फिर सम्मान भूल जाता है कि हमारी इज्जत को उठाकर लेके आया इनका लड़का, छोड़ूंगा नहीं मैं, और वो गुस्से में निकल जाता है पापा की बात बिना सुने। वो लेटर सब लोग फिर पढ़ते हैं वहीं पर और वो निकल जाता है। फादर उसको फिर कॉल करते हैं, कहा कि तुम उसको उन्हें बोले कहाँ जा रहे हो, बोले उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। बोले सिर्फ ढूंढना ही और सम्मान से घर लाना। बोले हाँ, हिसाब अपनी इज्जत का हिसाब करने के बाद। बोले कसम खाओ, तुझे कसम है मेरी कि हाथ नहीं लगाओगे। कसम खाता हूँ हाथ नहीं लगाऊंगा, पैर भी नहीं लगाओगे, पैर भी नहीं लगाऊंगा। फिर डंडे को देखता है, डंडा हाथ, तुम कुछ नहीं कहोगे, ठीक है कुछ नहीं करूँगा, कसम खाता हूँ मैं उन्हें कुछ नहीं करूँगा, ऐसे आराम से लाऊंगा। फिर वो अपने आप से कहता है मैं कसम मैंने ही तो खाई है, ड्राइवर की तरफ, ड्राइवर ने थोड़ी। दूसरी तरफ जयपुर में जो उसके दोनों चचेरे भाई हैं वो भी पुलिस के साथ और स्टाफ के साथ आदित्य की खोज में लग रहे हैं। अब किसी तरह अरमान को वो अजमेर का कैब ड्राइवर मिल जाता है जिसने सारा को बीच रास्ते तक छोड़ा। उसके डैश कैम में वो लोग चेक करते हैं तो उसका नंबर आ जाता है जिस टैक्सी में वो लेने आया था आदित्य उसको। तो उस डैश उसकी टैक्सी, भाई उन्होंने टैक्सी से उतर के दूसरी ये वाली टैक्सी ली थी आदित्य वाली। तो उसके डैश कैम में जो कैमरा लगा होता है बोनट उस पर ऊपर
डैशबोर्ड पे, तो वहाँ से उसका नंबर आ जाता है। उस नंबर से वो उस आदमी तक पहुँचते हैं, जयपुर वाले तक। वो उन्हें छोड़ चुका है अलवर और वहाँ आ चुका था वापस, तो बताता जी मैंने उन्हें वहाँ पे ऐसे ऐसे छोड़ दिया है। घर फ़ोन करता है कि जी ऐसे ऐसे दोनों जो हैं अलवर में हैं। फ़ोन उनके स्विच ऑफ आ रहे हैं। दोनों ने फ़ोन अपने नंबर दूसरे पहले ही कभी ले लिए थे, इन्हें डाउट था कभी ना कभी दिक्कत आएगी तो एक एक सिम ले लेते हैं। मम्मी जब उसके कमरे में जाती हैं, मम्मी यानी जया सारा के कमरे में, तो उन्हें वहाँ पे एक प्रीपेड सिम का वो मिलता है रैपर, जिसमें सिम आता है नया सिम। पुलिस भी घर पर आ चुकी है। उनका लक्ष्य केवल उसे उन बच्चों को लाना है, ना कि उन्हें मारना पीटना है, कुछ नहीं। वो तो बस ये चाह रहे हैं हम तो शादी के लिए तैयार हैं, तुम वापस घर आ जाओ। इस बात की भागा दौड़ी हो रही है कि बच्चे घर से नाराज़ होकर वापस चले गए। उस सिम कार्ड के रैपर से सिम का नंबर पता लगता है और पुलिस जो है उनकी सर्विलेंस पे नंबर लगाती है और पता लगाती है कि ये अजमेर के इस अलवर के इस होटल में ठहरे हुए हैं दोनों। ताऊ जी जैसे ये सुनते हैं तो वो अपनी प्रोफेसर बेटी को फ़ोन करते हैं जयपुर कि आदित्य के सारे फ़ोन बंद हैं, तुम फटाफट उसे किसी भी तरह ईमेल करो कि ऐसे ऐसे अर्जेंट तुम वहाँ से निकल जाओ और वो सिम उस फ़ोन में से निकाल दो, तुम्हारी लोकेशन पता लग चुकी है। तो वो तुरंत जो है बहन, उसकी प्रोफेसर बहन अलग अलग ईमेल से, अपनी ईमेल, छोटी बहन की ईमेल, 2-3 ईमेल से वो लिखती है ईमेल अर्जेंट आदि रन अवे फ्रॉम अलवर, अरमान गॉट योर लोकेशन, ये सब्जेक्ट है। अर्जेंट आदि रन अवे फ्रॉम अलवर, अरमान गॉट योर लोकेशन। दूसरी सब्जेक्ट स्विच ऑफ सारास फ़ोन ऑन पुलिस सर्विलेंस होटल XYZ लोकेशन। ये उसको ईमेल मिल जाते हैं। मैं नेट तो चल ही रहा है, ईमेल थोड़ी चेंज कर दी, नंबर ही तो बंद है। दूसरी तरफ ताऊ जी अपने दोनों बच्चों को फ़ोन करते हैं कि वो अलवर के लिए निकल गया है अरमान, तुम उसके पीछे पीछे जाओ और उसे किसी भी तरह, उसके लड़ना नहीं है लेकिन उसे किसी भी तरह आदित्य से मत ना मिलने दो। तो रास्ते में वो कुछ ना कुछ उसका उनको अड़ंगा अटकाते रहते हैं और कभी वो उसको पहुंचने में दिक्कत होती है। आदि तुरंत वो फ़ोन में से सिम निकालता है, एक छोटा सिम मोबाइल ख़रीदता है। अब तो आपको पता है वो क्या करेगा, छोटा मोबाइल ख़रीद के सिम उसमें डालेगा और वो उस सिम को एक जनरल सा वो है, लेकिन ये स्टोरी में ज़रूरी है, और वो उसको ग्वालियर या भरतपुर जाती हुई दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई ट्रक में उसको छोड़ देगा। अब ये पका पकाया ऐसा सीन है, ये आप सुन लो बस आप। और वो वहाँ से कैब करके, होटल से कैब करते हैं रेलवे स्टेशन तक की, यानी होटल वालों को ये बताते हैं कि हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, अरमान और वो सब होटल में। देखो दोस्तों लास्ट पेज रह गया। होटल पहुँचते तो कहते हैं जी हमने तो इनको होटल रेलवे की स्टेशन की कैब करा दी थी। कैब वाला बुलवाते हैं, कौन था? कैब वाला कहता है जी मैंने उनको इस जगह छोड़ा था रेलवे स्टेशन पे। वो जैसे ही वहाँ जाते हैं तो उसको बहुत सारे जने वहाँ पे घेर लेते हैं अरमान को। वो होता क्या है, वहाँ के कुली दुकानदारों को पैसे देकर जाता है आदित्य कि भाई इनको जो है ये आएगा, ये मुझे मारना चाह रहा है, इस फोटो का आदमी, और इसको जो है पकड़ के रखना, पुलिस के हवाले कर देना। वो चाहता है कि वो बस डिले हो जाए, आदि का टारगेट ये डिले हो जाए। वो उसको घेर लेते हैं। अब इतनी भीड़ में हट्टे कट्टे आदमी के साथ वो क्या, हट्टा कट्टा आदमी क्या कर लेगा? ड्राइवर वगैरह अच्छा, उसके आदमी अपने साथ हैं, 4-5 जने वो भी हैं। पुलिस आती है, छोड़ दिया जाता है उनको वहीं रेलवे स्टेशन से ही। फिर एक छोटा सा बच्चा आता है चिढ़ाने के लिए, जैसे उसमें है ना जी वो मिर्ज़ापुर में एक छोटा सा बच्चा, वो चाय वाला, वो एक ऐसा बच्चा आएगा, तुम आदित्य और सारा को ढूंढ रहे हो? हाँ हाँ तुमने देखा? हाँ वेटिंग रूम इस वाले नंबर बेड पे हैं। वो भी आदित्य सारा की चाल होती है कि ये किसी तरह लेट हो जाएं हमें पकड़ने में। तो वो वेटिंग रूम में जाते हैं, तो वो सारा और आदित्य पैसे देकर होटल का चेक इन तो कर लेते हैं दोस्तों, चेकआउट नहीं करते हैं वेटिंग रूम का, स्टेशन पर ही। तो जैसे ही वो बेड पर जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने तकिए वकिए लगा रखे हुए हैं, ऐसा लगता है 2 जने लेटे हुए हैं। जैसे ही उघाड़ते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक पोस्टर मिलता है, और साले साहब कैसे हो शादी मुबारक हो, इस तरह का कोई एक वो पोस्टर वहाँ पर छोड़ कर जाते हैं। वो उसके तन बदन में आग लग जाती है कि इनका प्लान था ये। इतने में अजमेर से जो पुलिस चली थी इनको लाने के लिए, वो भी वहाँ स्टेशन पहुँच जाती है। और नंबर सर्वेलेंस लगाने पे उन्हें पता लगता है कि भाई ये बच्चे अजमेर नहीं है, ये अब ग्वालियर और भरतपुर की तरफ जा रहे हैं। तो वो अपने पापा को फ़ोन करता है कि ये हमारा उल्लू बना के वहाँ जा रहे हैं, हमने इनकी ट्रेस कर लिया और हम वहीं जा रहे हैं, ग्वालियर और भरतपुर। भैया के दिमाग में ये नहीं आता कि ये हमारा बेवकूफ़ बना रहे, तो इसमें भी बेवकूफ़ बना रहे होंगे ग्वालियर या भरतपुर जाने में। अब पापा कहते हैं कि भाई मैं ना बच्चों को एक वीडियो शूट करना चाहता हूँ और इंटरनेट पे डाल के उनको ईमेल कर देंगे कि बेटा घर आ जाओ, गलती हो गई मुझसे, और सच में जब वो हमारा चेहरा देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो वो शूटिंग चल रही है। इतने में ताऊ जी के पास एक फ़ोन आता है। ताऊ जी फ़ोन सुनने के लिए बाहर जाते हैं, वहाँ पे नहीं सुनते हैं जहाँ पे वो वीडियो शूट कर रहे हैं अनिल कपूर जी की मुझसे गलती हो गई। और वो वापस आते हैं उदास चेहरे से, और सुनिए, और वो राज जी को वीडियो शूट करने से इंटरप्ट करते हैं। कोई फ़ायदा नहीं राज,
पता लग गया दोनों का। सब चौंक जाते हैं, क्या हुआ? पता लग गया दोनों का। दोनों यूएस जा रहे हैं आज शाम 7 बजे की फ़्लाइट से, दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से। तत्काल वीज़ा वाले आए थे इंक्वायरी के लिए घर पर। इंक्वायरी सक्सेसफुल हो गई है। XYZ एयरलाइंस का आज सुबह ही टिकट बुक करा चुके हैं दोनों। वो ग्वालियर भी मिलेगा नहीं, हमारा बेटा है, किसी के हाथ नहीं आएगा वो दिल्ली एयरपोर्ट जा रहा होगा। उसे जाने दो राज, अब जाते हुए मत रोको, उसकी खुशी के लिए उसे जाने दो, वरना हमारे ये चेहरे देखकर उससे जाया नहीं जाएगा। अब पापा उसके रोने लगते हैं बहुत बुरी तरह। मैं जाने दूंगा उसे भाई साहब, मैं उसे जाने दूंगा, जहाँ चाहेगा वहाँ जाने दूंगा, बस एक बार उसकी शक्ल देख लूँ, फिर पता नहीं उसकी शक्ल देखनी नसीब होगी या नहीं। क्योंकि उसे तो वो जया जी का डायलॉग याद आ रहा था, वो बच्चे की तरह वो रोता है। ताऊ जी कहते हैं 2 बज रहे हैं, हम 7 बजे तक तब भी अजमेर से कैसे पहुंच सकते हैं? 7 घंटे का रास्ता है। 2 बज रहे हैं, 7 बजे की फ़्लाइट है, 6 बजे वो बोर्डिंग भी कर लेंगे, प्लेन में बैठ जाएंगे। 4 घंटे में 7 घंटे की जर्नी कैसे होगी? तो रोशन जी कहते हैं मेरे ट्रांसपोर्ट का संबंध किस दिन काम आएंगे? तो ट्रैफिक पुलिस वाले के हेड को फ़ोन लगाते हैं कि आप पूरा रूट खाली करा दो, जैसे मेडिकल इमरजेंसी में खाली कराया जाता है, और कारण बता देते हैं भाई ये कारण है। पूरा रूट खाली हो जाता है। जैसे ही वो लोग भागने के लिए बाहर अपनी गाड़ियों में जा रहे होते हैं, तो एक किरदार और है जो बीच में 1-2-3 बार आएगा, मुश्ताक खान। इन्हें तो पहचानते होंगे। ये रोशन जी के बचपन के दोस्त हैं, गरीब हैं, इनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी पे काम करते हैं और बच्चों से मिले हुए हैं। ये वहाँ ना पहुँचे तो ये पुलिस के भी और इनकी सबकी गाड़ियों के टायर पंचर कर देते हैं, चारों के चारों। एक एक करके सब देखते हैं सारी गाड़ियाँ पंचर हैं, डंडा वंडा दिखा के। तो पापा गुस्से में कहते हैं अरे उन्हें पकड़ने नहीं जा रहे बेवकूफ़, उन्हें लेने जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा और कितने जनों को मिला रखा है इन दोनों, आदित्य और सारा ने अपने साथ अपनी इस प्लानिंग में। सब लोग उसे डंडा वंडा दिखा के खैर वो ऑटो पकड़ते हैं। फिर बीच में उन्हें गाड़ियाँ उनकी पुलिस की आ जाती हैं उन्हें लेने के लिए, और दूसरी गाड़ियाँ, तब वो वहाँ जाते हैं। मम्मी पूछती हैं कि उसको बता दें भाई को, अरमान को, वो तो वहाँ जा रहा है ग्वालियर और भरतपुर उल्टा रास्ते। बोले उसे पता रहने दो, उसका उल्टे रास्ते ही जाना ठीक है, वो ऐसे मौके पर ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। अब दोस्तों लास्ट 5-7 मिनट का सीन, उधर से जयपुर से दोनों भाई दोनों बहनें जिद करके एक SUV में जा रहे हैं, उसी रूट क्लियर पे, बिल्कुल रूट क्लियर कर रखा है। 150-200 किलोमीटर, 150 से ज़्यादा की स्पीड जा रही है। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है आदित्य और सारा US एम्बेसी, दिल्ली में एम्बेसी में अपना वीज़ा कलेक्ट कर रहे हैं। फिर वो एयरपोर्ट जा रहे हैं, इंटरकनेक्ट सीन चल रहे हैं, गाड़ी भी उधर से भाग रही है, टाइम देख रहे हैं 6 बज रहे हैं, इधर से वो एयरपोर्ट जा रहे हैं। ठीक है, वो एयरपोर्ट पर अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़, लगेज, चेक इन वगैरह ये सब कर रहे हैं। फैमिली वाले हाथ जोड़ रहे हैं, भगवान किसी तरह हम टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाएं। अब दोस्तों एक सीन आएगा कि जिस समय वो लोग सिक्योरिटी की लाइन में खड़े हुए हैं, लास्ट में सिक्योरिटी होती है भाई, चेक इन कर दिया, लगेज दे दिया अपना सारा, और सिक्योरिटी की लाइन में जब वो चेक इन पे खड़े हुए हैं तो बस ये सीन दिखाया जाएगा, सिक्योरिटी की लाइन में खड़े हुए हैं और वो थोड़ा सा कुछ सोच रहा है आदि, और इधर से तो फैमिली जा रही है, उधर से वो दोनों भाई दोनों बहन गाड़ी में आ रहे हैं। और उसको भी किसी ने बता दिया है, अरमान को, पुलिस वाले ने फ़ोन करके कि वो लोग वहाँ जा रहे हैं दिल्ली, तो वो भी अपनी गाड़ी टर्न करके उसी रूट पे और तेज़ी से जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा वो उनसे 10 मिनट पीछे है, बस 10 मिनट पीछे है। वो इतनी तेज़ी से वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी 3 जने जा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट, और वो दिल्ली एयरपोर्ट पे उड़ने की तैयारी है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि दिल्ली एयरपोर्ट पे होना क्या है, आधिया तो चला जाएगा, रुक जाएगा, रुकने की संभावना ज़्यादा होगी, रुकेगा कैसे वो बताऊँगा दोस्तों, या उड़ जाएगा, सुनते रहो अभी आप। अब दोस्तों सही 6:30 बजे ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, और पुलिस क्योंकि साथ होती है तो इनको एंट्री एयरपोर्ट पे अंदर जाने की मिल जाती है। और ये लोग जैसे ही पूछते हैं इंक्वायरी पे जाके कि ये वाला क्या हुआ, तो कहते हैं जी वो तो बस भी जा चुकी है बोर्डिंग के लिए, जो बस में बैठ के जाते हैं प्लेन तक, वो भी जा चुकी है, सब काम सब हो चुके हैं। तो पापा रोने लगते हैं और कहते हैं बस मुझे एक बार उससे मिलवा दो, किसी तरह उसे अनबोर्ड करा दो 5 मिनट के लिए, मेरा आशीर्वाद रह गया है उसे देना, मैं उसे एक बार आशीर्वाद दे दूँ, उसके बाद उसे जाने देना। तो सीनियर जब तक हाँ करने वाला होता है तो ताऊ जी से रोक देते हैं, राज जाने दे उसे, बसाने दे उसे अपना घर, फिर मिल लेंगे अमेरिका जाके उससे। अब राज जी रो रहे हैं कि नहीं भाई साहब नहीं, जाने दो मुझे। इतने में जब वो रो रहे हैं तो एक गाड़ी उतर पहुंचती है, दोनों भाई जयपुर से और दोनों बहन, दोनों चचेरे भाई और दोनों चचेरी बहन, एक असली बहन एक चचेरी बहन, वो पहुंचते हैं। वो भी उनको देख के रोने लगते हैं, सब लोग रो रहे हैं अलग अलग डायलॉग से कि आदि चला गया, आदि चला गया। राज जी अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं पापा कि मेरे कारण वो चला गया आज वो। ताऊ जी भी रो रहे हैं, लेकिन सबको चुप कराने का काम उनका है। इतने में सीन में आदित्य और सारा आते हैं। माफ़ कर दीजिए पापा जी। ताऊ जी कहते हैं तू गया नहीं पुत्र। पापा जी आप सबको और ठाकुर जी को वचन दिया था ना मैंने मुंबई कॉलेज जाने से पहले कि यदि कोई लड़की पसंद आ भी गई तो मैं आप सबके आशीर्वाद के बिना उससे शादी नहीं करूँगा। तो आप सबका आशीर्वाद ले बिना मैं कैसे US जा सकता था। आज तक हर काम पापा जी और ताऊ जी से पूछ कर किया,
हर काम उन्हें बताकर किया, तो इंडिया बिना बताए कैसे छोड़ सकता था। माफ़ कर दीजिए पापा जी। और रो रहा है वो भी। दरअसल उसने सिक्योरिटी की लाइन में किसी को पैर छूते हुए देख लिया था उससे पहले, आशीर्वाद लेते हुए। अब इस डायलॉग पे हर जना कोई रो रहा है, हर जना इमोशनल हो चुका है। मम्मी ने, रोशन जी की वाइफ ने, जया ने अपनी बेटी को पकड़ा हुआ है, उसके प्यार कर रही हैं। रोशन जी कह रहे हैं उससे, राज जी ऐसा दामाद पाकर मैं धन्य हो गया, जीवन में कुछ और इच्छा बाकी नहीं रही। ऐसा लड़का पाने के लिए यदि मुझे आपसे फिर से 100 बार भी झूठ बोलना पड़े ना, तो मुझे कोई शर्म नहीं, और जो मेरी बेइज्जती होगी वो भी 100 बार मंजूर होगी। इस तरह का एक डायलॉग होगा। अब वो उनका आशीर्वाद लेते हैं आदित्य और सारा। जैसे आशीर्वाद दे रहे होते हैं, खैर वो उसमें एक छोटा सा सीन है, दूधो नाओ पूतो फलो, ताई जी दोनों को एक साथ आशीर्वाद दे देती हैं। तो वो कहता है ताई जी ये मेरे लिए भी आशीर्वाद। अरे तेरे लिए केवल दूधो नाओ है, पूतो फलो उसके लिए, ये आशीर्वाद लड़कियों के लिए होता है। छोटा सा ये सीन है उसमें। बड़े जो दोनों भाई हैं वो चिढ़ाते हैं, आखिर हमारे भाई ने बड़े घर की लड़की पसंद करी ली। इस तरह का एक डायलॉग है। इतने में अरमान भी वहाँ पहुँचता है। अब नाना पाटेकर जी बोलते हैं, देखो मैं उनकी मिमिक्री तो कर नहीं सकता, मुझे नहीं आती, सोचो ऐसे कैसे बोलेंगे, आजा तू भी आजा, बस तू ही रह रहा था, तेरी ही कमी थी, देख अंत में सब ठीक हो गया, दोनों हमारा आशीर्वाद लेने के लिए रुक गए हैं, अपनी फ़्लाइट मिस कर दी है, चल इन्हें गले लगा। ये आज वो उनको उनके कहने पे वो भी उन्हें हक कर लेगा। अब पापा जी लास्ट में सीरियसली गुस्से में, आदि तूने फ़्लाइट मिस कर दी, एक टिकट कम से कम 1 लाख रुपए का होगा और तूने 2 लाख रुपए वेस्ट कर दिए। आप समझ रहे हैं ताऊ जी, अरे इसके लिए 2 लाख छोड़ 4 लाख कुर्बान। पापा जी, ओ भाई साहब 2 लाख का ब्याज 2% है, 4,000 रुपये बैठता, वो भी गए। समझ रहे हैं। आदित्य कहता पापा जी हाइब्रिड फ़्लाइट थी। हाइब्रिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि वो 1 महीने तक वैलिड रहता है टिकट, 1 महीने तक कहीं भी जा सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा पेनल्टी के। तो ताऊ जी कहते हैं हाँ अब तू इस महीने शादी करके ही वहाँ जाना। पापा जी उसके हाथ पे ऐसे कई बार मारते हैं, उसे गले लगा रहे होते हैं। ओ पुत्र मैं तो मजाक कर रहा था, तेरे लिए 2-4 लाख क्या 20 लाख भी तुझ पे कुर्बान है। और सीन वहाँ पे ख़त्म होता है एयरपोर्ट पर। सब लोग एक दूसरे को हक कर रहे हैं। पापा ने और ताऊ जी ने उसको पकड़ा हुआ है आदित्य को, और उसमें रोशन जी भी हैं, और उधर लड़की लेडीज़ ने सारा को पकड़ा हुआ। सब एक दूसरे के साथ हैप्पी सीन के साथ सीन ख़त्म होगा। पीछे से वो वाला प्लेन उड़ता हुआ दिखाया जाएगा कि वो प्लेन उड़ गया। उसके लिए भी कोई एक बीच में कोई डायलॉग बोल देगा कि देखो वो उड़ गया। और फिर लास्ट में सीन पे आएगा हैप्पी दी एंड नहीं, विशिंग देम अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। ये लिख के दोस्तों कहानी हमारी ख़त्म होगी, विशिंग देम अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। दोस्तों मुझे तो थोड़ी सी लंबी हो गई, मुझे तो सुनाते हुए बहुत मज़ा आया, बहुत हंसी आई मुझे। तो आपको कहानी ये कैसी लगी, मुझे आप अपने कमेंट करके हर बार की तरह ज़रूर बताइए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। 10-12 दिन में जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपको फिर से एक पुरानी लिखी हुई, इस बार मेरी पुरानी वाली एक कहानी जो 2014-15 में लिखी थी, वो मैं आपको फिर से सुनाऊँगा। नाम अभी नहीं बता रहा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और इस कहानी का आनंद लीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। नमस्कार।